नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 आज हम चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रेम। तो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर साझेदारी तो हम समझ गए, पीढ़ी भी हम समझ गए, लेकिन विसर्जन क्या होता है वो नहीं पता है। तो बच्चों ध्यान से सीखिए, विसर्जन का क्या मतलब होता है। तो विसर्जन का अर्थ होता है बच्चों संबंधित बातों के अस्तित्व का अंत। तो बच्चों यहाँ पर विसर्जन का मतलब आपको समझ में आ गया, संबंधित बातों के अस्तित्व का अंत होना। अब इसमें कितने बातों को ध्यान में रखा जाता है बच्चों? इसमें 2 बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो पहले नंबर 1 है बेटा साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन, नंबर 2 साझेदारी का विसर्जन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन किसे कहते हैं? तो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी परिभाषा लिखी हुई है, ध्यान से समझना और एक ही बार में आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, थियरी से लेकर पूरा प्रैक्टिकल तक के पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है और सीखते चलना है। ठीक है, और साथ साथ में नोट्स बनाते चलना बच्चों। चलिए, जब साझेदारी पीढ़ी अपना व्यावसायिक कामकाज मतलब अपना धंधा हमेशा के लिए बंद कर दे, अर्थात कानूनी दृष्टि से पीढ़ी का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाए, तो उसे हम साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? साझेदारी पीढ़ी का मतलब क्या होता है? साझेदारी पीढ़ी का मतलब होता है, विसर्जन का मतलब होता है कि जब कोई साझेदारी पीढ़ी अपना व्यावसायिक कामकाज हमेशा के लिए बंद कर दे, अर्थात कानूनी दृष्टि से पीढ़ी हमेशा के लिए अपना अस्तित्व मिटा दे, तो उसे हम कहते हैं साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर पीढ़ी का विसर्जन किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, पीढ़ी का विसर्जन किसे कहते हैं? तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका भी परिभाषा ध्यान से देख लो, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है? चालू पीढ़ी बंद हो जाए और उसका धंधा भी बंद हो जाए, तो उसे हम पीढ़ी का विसर्जन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आप एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों। जैसे कि मैं और मेरा भाई दोनों साथ में पार्टनरशिप के तौर पर काम कर रहे हैं, और अगर हमारा बिजनेस चल रहा है और अचानक से बेटा मैं किसी भी कारण सर मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं, चालू बिजनेस को बंद कर दूं और अपना धंधा भी हमेशा के लिए बंद कर दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय वहाँ पर पीढ़ी का विसर्जन हो गया। क्योंकि पहले हमारे पिताजी वो वाला काम करते थे, अभी मैं काम कर रहा हूँ, और अब ना मेरी काम करने की इच्छा है और ना ही मेरे पिताजी की काम करने की इच्छा है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अपना काम हमेशा के लिए बंद कर दे, उसे कहते हैं पीढ़ी का विसर्जन। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीढ़ी और साझेदारी दोनों का मतलब क्या होता है। अब बच्चों पीढ़ी का विसर्जन आपको बड़ा यहाँ पर एक परिभाषा यहाँ पर ये वाला दिया बड़ा, आप चाहो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला परिभाषा भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप पीढ़ी का विसर्जन में ये वाला परिभाषा भी लिख सकते हो। आप दोनों ही परिभाषा अपने नोट्स में लिख के रखना बड़ा, जो आपको याद हो जाए उसे आप लिख सकते हो। चलिए आगे बात करते बच्चों कि साझेदारी का विसर्जन का मतलब क्या होता है। साझेदारी का क्या विसर्जन होता है बेटा? इसका अर्थात क्या होता है कि जब कोई एक साझेदार निवृत्त हो जाए, निवृत्त का मतलब बच्चों रिटायर हो जाए, मृत्यु हो जाए या दिवालियापन हो जाए। दिवालियापन बच्चे होता है एकदम पैसे से एकदम खालीपन हो जाए, या अन्य कारणसर धंधा बंद ना किया जाए और बाकी साझेदार धंधा चालू रखें,
पुराने साझेदारी का विसर्जन कहते हैं। बच्चों, साझेदारी का विसर्जन अर्थात क्या होता है? जब कोई साझेदार निवृत्त, मृत्यु, दिवालिया या अन्य कारणसर धंधा बंद ना किया जाए तो बाकी साझेदार धंधा चालू रखे तो उसे हम साझेदारी का विसर्जन कहते हैं। बच्चों, आपको साझेदारी का विसर्जन समझ में आ गया है? तो इस तरीके से बड़ा आपको ये वाला नोट्स भी लिख के रखना है। बड़ा अगर आपने डिटेल में थियरी को समझ लिया ना तो मैं चैलेंज देता हूँ बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बच्चों एक चीज़ और बता दो बड़ा, ये जो चैप्टर है टोटल बोर्ड में बड़ा 8 नंबर का पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंस है और बड़ा इसमें से ज़्यादातर थियरी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? चलिए बड़ा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे बड़ा, साझेदारी और साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के बीच में अंतर पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है बड़ा साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन, दूसरा है साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन। एक है साझेदारी का विसर्जन, दूसरा है साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन। तो बच्चों साझेदारी का अर्थ क्या होता है बच्चों? अभी हमने यहाँ पर बताया बड़ा, साझेदारी का अर्थ यहाँ पर बड़ा मैंने लिखवाया ना बड़ा, आप चाहो तो ये वाला परिभाषा भी लिख सकते हो। और साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन बच्चा, साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन बड़ा यहाँ पर ये वाला लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो, ठीक है, जिससे आपको बड़ा एक साथ दो अर्थ आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ये लिखोगे तो भी चलेगा, वो लिखोगे तो भी चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन करूँगा, मैं आपको रेकमेंड करूँगा बच्चों, साझेदारी का विसर्जन, साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन आपको यहाँ पर जो दिया है बड़ा, ये रहा साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन और ये रहा साझेदारी का विसर्जन। ये वाला लिखो तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है बड़ा। 3 नंबर पे क्वेश्चन पूछे तो आपको यही लिखना है। चलिए पहला अर्थ में लिखेंगे, साझेदारी का पुनर्गठन का अर्थ क्या होता है? साझेदारी का विसर्जन होता है। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है? विसर्जन। साझेदारी पीढ़ी अर्थात क्या? साझेदारी पीढ़ी हमेशा के लिए अंत हो अर्थात साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन, यानी कि उसका हमेशा के लिए अंत हो जाए उसे कहते हैं साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन। चलिए दूसरा पॉइंट है पीढ़ी का अस्तित्व। बड़ा साझेदारी में बड़ा पीढ़ी का अस्तित्व चालू रहता है और साझेदारी पीढ़ी में इस पीढ़ी का अस्तित्व क्या होता है बड़ा? अंत हो जाता है। इसमें चालू रहता है और इसमें अंत हो जाता है। चलिए साझेदारी पीढ़ी का हिसाबी चौपड़े में चालू रहते हैं, मतलब साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन में हिसाबी चौपड़े चालू रहते हैं, लेकिन साझेदारी पीढ़ी में चौपड़े बंद कर दिए जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब बड़ा चौथा पॉइंट यहाँ पर अदालत का हस्तक्षेप। साझेदारी का विसर्जन अर्थात स्वैच्छिक होने से अदालत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होता है, इसमें हस्तक्षेप होता है। इसमें अब बात करूँ बड़ा, साझेदारी का विसर्जन हो परंतु साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन ना हो, मतलब साझेदारी का विसर्जन हो सकता है परंतु साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन नहीं हो सकता है इसके अंदर। और इसमें क्या होगा? साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन हो सकता है परंतु साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन होता है, मतलब इसमें दोनों होते हैं, साझेदारी पीढ़ी का भी विसर्जन होता है और साझेदारी का भी विसर्जन होता है, वो भी अपने आप होता है बच्चों। क्लियर? और बच्चों अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं लिखना है तो भी चलेगा, आप बड़ा सिर्फ इतना पॉइंट है 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट अगर आप लिखते हो ना तो भी बड़ा आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? एक बार फिर से आपका रिवाइज करा देता हूँ बच्चों। साझेदारी का विसर्जन का अर्थात क्या होता है? साझेदारी का विसर्जन, यानी साझेदारी का पुनर्गठन अर्थात साझेदारी का विसर्जन। और साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन मतलब साझेदारी पीढ़ी हमेशा के लिए अंत हो, साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन कहते हैं। और पीढ़ी का अस्तित्व तो इसमें चालू रहता है, इसमें अंत हो जाता है। हिसाबी चौपड़े इसमें चालू रहते हैं, इसमें बंद कर दिए जाते हैं। अदालत का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। और साझेदारी पीढ़ी का असर मतलब कि साझेदारी का विसर्जन हो परंतु साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन ना हो, मतलब इसमें असर नहीं पड़ता है, इसमें असर पड़ता है। क्लियर हो गया? आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा यहाँ पर है, ऐच्छिक विसर्जन किसे कहते हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताओ ऐच्छिक विसर्जन किसे कहते हैं। तो जब सभी साझेदार पीढ़ी का विसर्जन करने के लिए सहमत हो, इसका मतलब होता है जब सभी साझेदार पीढ़ी का विसर्जन करने के लिए सहमत हो, तब साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन चाहे जिस समय पर हो सकता है उसे ऐच्छिक विसर्जन। इसका मतलब होता है कि बड़ा जब सभी साझेदार आपस में मिल करके सहमत हो कि नहीं भाई अब विसर्जन हमें करना है, तो किसी भी समय आप विसर्जन चाहो तो कर सकते हो स्वैच्छिक से। भाई कोई आपको मना नहीं कर रहा है, आप अपने आप से अपने व्यवसाय को बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसे कहते हैं ऐच्छिक विसर्जन। तो बड़ा इसका डेफिनेशन क्या है, जब सभी साझेदार पीढ़ी का विसर्जन करने के लिए सहमत हो, तब साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन चाहे जिस समय पर हो सकता है उसे ऐच्छिक विसर्जन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ों समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे बात करते बच्चों यहाँ तक का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बच्चों बाकी का टॉपिक हम बच्चों यहाँ से लेकर के बाकी का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक इस चैप्टर में आपको कौन कौन से सवाल करने हैं, कौन से सवाल नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों मैं आपको सवाल से रिलेटेड कुछ टॉपिक समझाने वाला हूँ। क्लियर हो गया बच्चों? अभी बेटा आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, उससे आपको क्या करना होगा। ठीक है, एक टॉपिक बच्चों यहाँ पर एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं जिससे अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सभी लोगों को बड़ा डिटेल में समझना है बेटा। यहाँ पर हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वसूली खाता। ये भी कई बार बच्चों बोर्ड के अंदर पूछा गया है। ठीक है, वसूली खाता बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बेटा, और अच्छे से इसे पढ़ना। ठीक है, समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। पहली चीज़ बता, पहला पॉइंट में क्या लिखना है, वसूली खाते का दूसरा नाम है बच्चों संपादन खाता। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं पीढ़ी के विसर्जन के समय पीढ़ी की संपत्तियों और दायित्व का निपटारा हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया गया खाता को हम क्या कहते हैं बच्चों, वसूली खाता। दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है बच्चों वसूली खाता की परिभाषा। बड़ा एरो बना के लिखना है। पहले पॉइंट में लिखोगे वसूली खाते का दूसरा नाम संपादन खाता है। दूसरे पॉइंट में लिखोगे वसूली खाता की परिभाषा। क्या लिखोगे, पीढ़ी के विसर्जन के समय पीढ़ी की संपत्ति और दायित्व का निपटारा हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया गया खाता को वसूली खाता कहते हैं। क्लियर हो गया? तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे बच्चों, ध्यान से सीखो। साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के समय चौपड़े बंद करने के लिए, अब बच्चों याद रखना, जब भी कभी साझेदारी पीढ़ी का अगर विसर्जन के समय चौपड़ा बंद कर रहे हो तो उस समय आपको रोकड़ बैंक के सिवा बड़ा संपत्ति और दायित्व खाता भी बंद करके हमें कौन से खाते ले जाना पड़ेगा, वसूली खाते में ले जाना पड़ेगा। चलिए चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे बड़ा, उसके बाद संपत्तियों की उपज, इन उपज मतलब होता है बच्चों आवक, संपत्ति की जो आवक होगी बच्चों उसे हम रोकड़ खाता उधार करेंगे और वसूली खाता क्या करेंगे, जमा कर देंगे। और दायित्व में बच्चों अगर भुगतान लिखा हुआ आएगा तो वसूली खाता उधार करना पड़ेगा और रोकड़ खाता जमा करना पड़ेगा। ये आपको चौथे पॉइंट में लिखना है। क्लियर हो गया? और पांचवें पॉइंट में आपको लिखना है बेटा, यहाँ पर ध्यान से सीखना, वसूली खाते का अंतर, वसूली खाते में लाभ या नुकसान भी हो सकता है। अगर हम वसूली खाता बनाएंगे तो भाई कभी कभी हमको फ़ायदा भी होता है तो कभी कभी हमको नुकसान भी होता है। यहाँ अंतर साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि के वितरण में बांट दिया जाता है। बच्चों याद रखना, अगर आपका कंपनी में नुकसान होता है तो दोनों साझेदारों के बीच में नुकसान को लाभ हानि के अनुपात में बांटा जाता है। और अगर आपको लाभ होता है, फ़ायदा होता है, तो भी आपको साझेदारों के बीच में लाभ हानि के अनुपात में बांटना पड़ता है। क्योंकि नुकसान होगा तो कोई एक व्यक्ति थोड़ी लेगा, दोनों को नुकसान भोगना पड़ेगा ना बच्चों। और लाभ होगा तो दोनों को लाभ होगा, राइट?
क्योंकि दो साझेदार है ना, दो पार्टनर है, तो भाई अगर नुकसान होगा तो दोनों पार्टनर को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा तो दोनों पार्टनर का फ़ायदा होगा। इस तरीके से हम सारे टॉपिक को यहाँ पर अच्छी तरीके से सीखेंगे बच्चों। अगर आप 5 से 6 पॉइंट बढ़ाकर वसूली खाते में लिख दोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज बेटा हमने इतने टॉपिक पढ़ाया है, इतने टॉपिक का आप नोट्स बना लेना। बाकी का टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।